नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। मैं हूं जिगर। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। कल, आज और कल में आपका स्वागत है। विक्रम साराभाई ने देश, दुनिया ही नहीं, अंतरिक्ष में भी छोड़ी थी अपनी छाप। जानिए इसरो के जैसी विश्व स्तरीय संस्था बनाने वाले साराभाई के बारे में रोचक बातें। विक्रम साराभाई बोल रहे थे, लीडर वही जो लीडर तैयार करे। उन्हीं के चलते मिसाइल मैन बने थे डॉक्टर कलाम। विक्रम साराभाई ने ना सिर्फ देश की तरक्की के लिए कई एक्सपेरिमेंट किए, बल्कि देश के साइंस की ऐसी बुनियाद खड़ी की, आज की बदौलत ही भारत अंतरिक्ष में अपना झंडा फहरा रहा है। भारत के महान वैज्ञानिकों में से एक विक्रम साराभाई की जब बात करते हैं, तब विक्रम साराभाई ने ना सिर्फ अपने क्षेत्र में कई एक्सपेरिमेंट किए, बल्कि उन्होंने स्पेस साइंस की नींव भारत में रखी। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत आज अंतरिक्ष में लगातार एक के बाद एक कीर्तिमान लिख रहा है। उन्हें बड़े स्तर पर कई संस्थानों का निर्माण भी किया, जिससे देश को अलग अलग वैज्ञानिक मिल रहे हैं और वो रिसर्च कर पा रहे हैं। वजह से ही विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। उन्होंने इसरो बनाया था, इसरो की स्थापना की थी। उसकी एक डॉक्यूमेंट्री है, वो देखते हैं। विक्रम साराभाई की पढ़ाई की बात करें तो साराभाई ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूके से कॉस्मिक रे भौतिकी में टाइस्पोट और पीएचडी की उपाधि ग्रहण की थी। इसके अलावा उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रामन के साथ काम किया था। अपने कार्य के साथ उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर प्रयोगशालाओं की स्थापना पर रखा, और सिर्फ विज्ञान या स्पेस साइंस के क्षेत्र में ही नहीं, इन संस्थानों से आज के भारत की नींव मजबूत हुई और भारत को तरक्की पर ले जाने वाले नौजवान तैयार हो रहे हैं। उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान की भी स्थापना की। उन्होंने कई क्षेत्रों में अनेक संस्थाओं की स्थापना की या स्थापना में मदद की। जब वो 28 साल के थे, तब उन्होंने अनुसंधान संस्था के लिए धन देने के लिए दोस्तों और परिवारों वालों को राजी किया, जिसके बाद 11 नवंबर 1947 में अहमदाबाद में विक्रम साराभाई ने भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL की स्थापना की। इसके साथ ही उन्होंने कई और संस्थान भी खड़े किए, जिनके दम पर आज भारत को भारी टैलेंट मिल रहा है। इन संस्थाओं की उन्होंने स्थापना की थी: भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, कम्युनिटी साइंस सेंटर अहमदाबाद और दर्पण एकेडमी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट, वो भी अहमदाबाद स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष क्षेत्र स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर, कई जैसे संस्थानों की उन्होंने स्थापना की। हैदराबाद यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भी शामिल है, बिहार में भी आया हुआ है। ऐसे कुछ लोग हैं जो विकासशील राष्ट्रों में अंतरिक्ष गतिविधियों की प्रासंगिकता पर सवाल उठाते हैं। हमारे सामने उद्देश्य की कोई अस्पष्टता नहीं है, पर हम चंद्रमा या ग्रहों की मानव सहित अंतरिक्ष उड़ानों में आर्थिक रूप से उन्नत राष्ट्रों के साथ प्रतिस्पर्धा की कोई कल्पना नहीं कर रहे। लेकिन हम आश्वस्त है कि अगर हमें राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रों के समुदाय में कोई सार्थक भूमिका निभानी है, तो हमें मानव और समाज की वास्तविकता समाज के लिए और उन्नत प्रगतिकरण के लिए लागू करने में किसी से पीछे नहीं रहना चाहिए। और ये बात विक्रम साराभाई ने बहुत पहले उनका एक सपना था, उसमें सोच ली थी। वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने विक्रम साराभाई के पर क्या बयान दिया था, वो सुनते हैं। भूमिका रही। साथियों, डॉक्टर साराभाई को वैज्ञानिक समुदाय भली भांति जानता है।
ये भी आवश्यक है कि आज की पीढ़ी के लिए उनके प्रेरणादायी जीवन के बारे में जानना बहुत उपयोगी होगा। डॉक्टर विक्रम साराभाई को बचपन में ही विज्ञान की बारीकियां और मशीन की दुनिया ने आकर्षित किया। ठीक उसी प्रकार हमारे आसपास अनेक ऐसी प्रतिभाएं हैं जो उनसे और ऐसे महापुरुषों से सीख सकती हैं। डॉक्टर सीवी रमन के मार्गदर्शन में बचपन में ही विज्ञान के प्रति डॉक्टर साराभाई का आकर्षण बढ़ा और यही आकर्षण भारत के वैज्ञानिक भविष्य का मिशन बन गया। उसी तरह आज की पीढ़ी को भी अपने लक्ष्य तय करने में अनेक महापुरुषों से प्रेरणा मिल सकती है। साथियों, डॉक्टर साराभाई पूरी तरह से आश्वस्त थे कि भारत के विकास का रास्ता विज्ञान और टेक्नोलॉजी के जरिए ही निर्मित होगा। वे कहते थे कि अगर देश और दुनिया में हमें अपनी सार्थक भूमिका निभानी है तो जनता की, समाज की हर समस्या के समाधान के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग में हम किसी से पीछे न रहें। उनके इसी विजन ने आज भारत को साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी ताकत बनाने में अहम भूमिका निभाई है। स्पेस टेक्नोलॉजी हो या फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, आज इन दोनों का उपयोग हम भारत के सामान्य जन की सुविधा और सुरक्षा के लिए कर पा रहे हैं। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी को जन सरोकार से उन्होंने कैसे जोड़ा, इसका बेहतरीन उदाहरण है साइट प्रोग्राम, SITE। सैटेलाइट और टेलीविजन को शिक्षा से जोड़ने का पहला सफल प्रयास डॉक्टर साराभाई। विक्रम साराभाई नए संस्थानों के विकास पर जोर देते थे। उन्होंने लोगों की दिक्कत दूर करने के लिए साल 1960 में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखी थी। इसके साथ ही उन्होंने उपग्रह टेलीविजन का उपयोग करने दूर दराज गांवों में शिक्षा के लिए योजनाओं की शुरुआत की। उनके भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में टीवी, दूरसंचार, मौसम आदि पर काफी काम किया गया। उन्होंने कॉस्मिक किरणों के समय पर परिवर्तन पर अनुसंधान की भी किया। उसके अलावा उन्होंने सौर अंतर्ग्रहीय फिजिक्स पर काम किया। होमी जहांगीर भाभा की आकस्मिक मौत के बाद उन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद को संभाला। फिर देश के लोगों की समस्याओं के लिए टेक्नोलॉजी पर काम किया। कहा जाता है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सीवी रमन के साथ काम किया। साल 1962 में इन्हें इसरो का कार्यभार सौंपा गया। उनकी निजी संपत्ति को देखते हुए उन्होंने अपने काम के लिए मात्र ₹1 की टोकन सैलरी में काम किया। आज भारत की वैज्ञानिक उन्नति के बारे में बात करते हुए इसरो का जिक्र करना विषय को अधूरा ही रखा जाता है। पिछले कई दशकों में इसरो ने ऐसी उपलब्धियां हासिल की है जो दुनिया में किसी देश को हासिल नहीं हुई है। लेकिन इसरो जैसी संस्था की अवधारणा इसकी स्थापना के कई साल पहले ही इसके संस्थापक और भारत के महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई ने कर ली थी। आज देश उन्हें याद करता है। उस वक्त देश में एक माहौल ऐसा बना था कि डॉक्टर विक्रम साराभाई के मौत के ऊपर भी सवाल उठे थे। ये तथ्य भी जानेंगे, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन जो बात अभी इसरो की हो रही थी उसकी एक डॉक्यूमेंट्री है, वो देखते हैं। Dr. Vikram Sarabhai, a scientist and innovator par excellence, an educator and leader like no other.
Born on the 12th day of August in 1919 to Sarla Devi and Ambalal Sarabhai, he hailed from a lineage of industrialists deeply committed to the Indian independence movement. Vikram would soon develop a fervor for the sciences. After graduating from Gujarat College, he went on to pursue a post-graduation in the University of Cambridge. However, the Second World War would force him to return home. This turned out to be a blessing in disguise. His return saw him study under the tutelage of Sir C.V. Raman. Eventually, he would go back to Cambridge and return to India in 1947 with a PhD in cosmic rays, ready to foster a new era of growth and development. You know, one of the things he did, and I mentioned earlier that he left this behind into the organization's DNA, was to motivate people from the point of view of what the end goal was. To make you feel that what you were doing was part of a larger whole which contributed to something big. This led him to establish multiple institutes across sectors. (1962) saw his first tryst with space. His track record in the sciences saw him appointed as chairman of the newly formed Indian National Committee on Space Research. As chairman, he oversaw the setting up of the Tumba Equatorial Launching Station in Trivandrum in 1963, a career highlight to this day. This was the base that launched India's first rocket into outer space. He knew that all the sounding rocket sites in Western countries were in the middle latitudes or near North Pole. There were no equatorial sites. And so he said Tumba would be an equatorial site which would be of great interest to international scientific community. 1966 saw him take on a new role, this time chairman of the Atomic Energy Commission of India. His supervision resulted in the installation of a breeder reactor in Kalpakam, the formation of the Uranium Corporation of India, besides also advancing nuclear research for societal benefits. He brought a unique combination of course, exceptional ability in science, along with an industrial background. Human, a great visionary, a great patriot, great institution builder, but also a great man manager. His relentless drive to progress atomic research for human good would soon be noticed by the United Nations. He was subsequently nominated as the scientific chairman for the Committee on Atomic Research and Outer Space for peaceful purposes. Dr. Vikram also took it upon himself to educating the masses. And Dr. Sarabhai had picked up the idea from Gandhiji's basic idea that the development that we are looking for, economic development, the social development and all other things, will happen only through education. His belief that knowledge ought to be universal saw him enlist the services of NASA to bring direct-to-home television for the first time to the country. Particularly in a country like India, where the large mass of people who have to be motivated are illiterate. It is very important to, I think, have the information input as an integral part of the developmental process. And I think a powerful technique like a audiovisual presentation through television can be one of the most important motivations, a catalyst for action. So that was a remarkable precursor to all that we are doing today with the communication satellites, in the case of education, in the case of health, and of course doing communication for broadcasting, for television programs, and many other kinds of news and telephony, telegraph, everything that you think of in the today INSATs are being used in a big way. One of his final contributions to the country, one that cements his place in our history, is the setting up of the Satish Dhawan Space Center, a state-of-the-art spaceport on the island of Sriharikota. This remains the most defining contribution to India's space exploration program.
it is not the space program itself, but the way the space program has been built, which is important, of how generation after generation of people take on that leadership. His immense contributions saw him earn the Padma Bhushan in 1966 and Padma Vibhushan posthumously in 1972. Today, he is renowned and celebrated by the country that continues to be inspired by his brilliance. Dr. Vikram Sarabhai, the man who paved the way for India's phenomenal growth story. Truly, a man ahead of his time. भारत को अंतरिक्ष में पहुंचाने का सपना देखा और उसे अपने दम पर पूरा भी किया। दूसरे विश्व युद्ध के अंत के बाद दुनिया भर में एक वैज्ञानिक जंग छिड़ी गई। इस बार ये जंग थी अंतरिक्ष में अपना दबदबा बनाने की। अमेरिका और रूस जैसे विकसित देशों ने इस ओर अपने दिन रात एक कर लिए। वहीं दूसरी ओर भारत जैसे देशों, उभरते देशों से अंतरिक्ष में जाने की उम्मीद भी नहीं की जा रही थी। हाँ, मगर भारत का एक व्यक्ति ऐसा था जो अपने देश को अंतरिक्ष में ले जाने का सपना देखता था। उस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी विज्ञान और भारत के नाम कर दी थी ताकि देश का परचम लहराता रहे। ये व्यक्ति कोई और नहीं, महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई थे। गुजरात में पैदा हुए विक्रम साराभाई एक ऐसे अमीर परिवार से ताल्लुक रखते थे जो गुजरात में कई मिल के मालिक थे। विक्रम साराभाई चाहते तो पारिवारिक व्यवसाय से पूरी जिंदगी अमीरों की तरह जीते, लेकिन खुद को इससे दूर रखा। बचपन के दिनों से ही विक्रम साराभाई के अंदर विज्ञान को लेकर एक अलग से उत्सुकता थी। विज्ञान के प्रति उनकी ये रुचि इतनी बढ़ती गई कि स्कूल में खत्म होते ही कैम्ब्रिज के लिए निकल गए और कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए वहीं पे पढ़े। दूसरे विश्व युद्ध के अंत के बाद विक्रम साराभाई भारत वापस लौटे। अपने देश लौटने के बाद विक्रम साराभाई ने देखा कि विदेशी देशों के मुकाबले विज्ञान में भारत काफ़ी पीछे था। भारत में अच्छे संस्थानों की भी कमी थी। उन्होंने 1947 में अहमदाबाद में द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी का निर्माण किया और देश में विज्ञान को बढ़ाने का अपना काम शुरू किया। एक पीएम मोदी ने उनके ऊपर एक संबोधन किया था, वो सुनते हैं। विश्वास था कि नए भारत का निर्माण कुशल और सक्षम वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी ही करेगी। आज जब आप सभी को, देश के हर वैज्ञानिक को देश देखता है तो महसूस होता है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई कितने दूरदर्शी थे। वो विज्ञान के लिए समर्पित सिपाही तो थे ही, उन्होंने भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा को भी प्रोत्साहित किया। भारतीय दर्शन की उन्हें गहरी समझ थी। वे कहते थे कि कर्मण्यवाधिकारस्ते का सिद्धांत ऑब्जेक्टिविटी और डिटैचमेंट का आधार है, जो वैज्ञानिकों के लिए बहुत जरूरी है। साथियों, डॉक्टर साराभाई के जीवन की सीख बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे पास जो क्षमता है, कौशल्य है, वो तब तक अधूरा है जब तक उससे समाज का, देश का हित न हो। यही कारण है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के हर विद्यार्थी से मेरी अपेक्षा रहती है कि वो समाज की समस्याओं को समझे और उसके समाधान के लिए इनोवेशन करे, आविष्कार करे। डॉक्टर साराभाई एक बहुत बड़ी विरासत छोड़ करके गए हैं। ये हम सभी का दायित्व है कि इस विरासत को जन जन तक पहुंचाएं। विक्रम साराभाई शुरुआत से ही अंतरिक्ष को लेकर काफी उत्सुक रहते थे। वह चाहते थे कि पश्चिम देशों की तरह भारत भी इस ओर काम करे।
शुरुआत में सरकार को इस काम के लिए मनाने में उन्हें थोड़ी मुश्किल हुई, मगर जब रूस ने अपना रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा तो साराभाई ने सरकार को इसकी अहमियत समझाई। विक्रम साराभाई के प्रयासों के बाद 1962 में उन्होंने इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च का गठन किया, जिसे बाद में इसरो के नाम से जाना गया। पहले रॉकेट लॉन्च स्टेशन बनाने के लिए त्रिवेंद्रपुरम के थुम्बा को चुना गया। इस काम में होमी भाभा ने विक्रम साराभाई की भरपूर मदद की। 1 साल के अंदर लॉन्चिंग स्टेशन की पूरी तैयार हो चुका था। 21 नवंबर 1963 में पहली शुरुआती लॉन्चिंग वहां से की गई। विक्रम साराभाई और नासा के बीच एक करार हुआ था, जिसके तहत नासा भारतीय लॉन्चिंग स्टेशन से एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजेगा। यह लॉन्चिंग अपने तय वक्त से थोड़ी देर में, मतलब कि 1975 में की गई। जुलाई 1975 में नासा ने SITE नामक सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजी। हालांकि इससे पहले साराभाई इसे देख पाते साल 1971 में उनकी मौत हो गई। दुनिया से रुसवा होने से पहले ही विक्रम साराभाई आने वाले वक्त के लिए इंतजाम करके गए थे। वह भारत के पहले सैटेलाइट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। हालांकि वह उसे पूरा नहीं कर पाए, मगर उसके जाने के बाद बाकी लोगों ने इस सपने को सच कर दिखाया। एक डॉक्यूमेंट्री है, उनके मौत के राज क्या है, आइए देखते हैं। 30 दिसंबर 1971 गुरुवार का दिन और केरल में सागर किनारे बसा शहर कोवलाम। इस शहर की सुबह एक खबर से हुई, एक मौत की खबर, जिसने कुछ ही मिनट में सारे देश को झकझोर के रख दिया। खबर थी कि कोवलाम के एक रिजॉर्ट के कमरे में एक लाश मिली है, एक संदिग्ध लाश, जिसकी जब पहचान हुई तो सारे देश के होश उड़ गए। ये लाश थी देश के सबसे बड़े भौतिक शास्त्री प्रोफेसर विक्रम साराभाई की। एक रोज पहले तक एक सामान्य जीवन शैली में जी रहे प्रोफेसर साराभाई का यूं चला जाना सारे देश को समझ में नहीं आया। ना कोई बीमारी, ना कोई शारीरिक तकलीफ, पर मिली तो सिर्फ एक लाश। जिस रोज ये घटना हुई, प्रोफेसर साराभाई उसके एक रोज पहले तक जिंदा दिली से अपने काम में जुटे हुए थे। 30 दिसंबर के एक दिन पहले उन्होंने वैज्ञानिकों के साथ बैठक की, कई अहम विषयों पर चर्चा की। उनके साथ रहे लोग बताते हैं कि ऐसे कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे जिससे लगे कि प्रोफेसर विक्रम साराभाई की तबीयत खराब है। लेकिन इस घटना के कुछ घंटों बाद केरल के एक तटीय शहर कोवलाम के एक होटल रूम में उनका शव मिला। कोई नहीं जान सका कि प्रोफेसर साराभाई की जान गई तो गई कैसे। ये सवाल उस वक्त सारे देश के दिमाग में था, लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि तब की सरकार से लेकर आज तक की सरकारों ने कभी इस राज को पता लगाने की कोशिश क्यों नहीं की। 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद के एक जैन परिवार में जन्मे प्रोफेसर विक्रम साराभाई को इंडियन स्पेस प्रोग्राम का जनक कहा जाता था। अपनी मौत से कुछ 5 साल पहले प्रोफेसर साराभाई ने देश के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद का काम संभाला था। प्रोफेसर विक्रम साराभाई से पहले इस पद पर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। पदों के अलावा डॉक्टर भाभा और प्रोफेसर विक्रम साराभाई के बीच एक कनेक्शन और था। ये कनेक्शन था संदिग्ध मौत की उस थ्योरी का जिसके राज आज तक देश की तमाम फाइलों में दफन है। जासूसी के गलत मामले में फंसाए गए पूर्व अंतरिक्ष वैज्ञानिक नाम्बी नारायण की माने तो साराभाई एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का शिकार हुए। इसरो के जासूसी मामले में फंसे और फिर बाद में बेदाग साबित हुए एस नम्बी नारायण ने 2017 में एक किताब लिखी। इस किताब के आने के बाद प्रोफेसर विक्रम साराभाई की मौत के रहस्य पर फिर से चर्चा शुरू हुई। देश भर में विवाद शुरू हुए। न्यूज स्टोरीज में लिखा जाने लगा कि प्रोफेसर विक्रम साराभाई की मौत कैसे हुई। नाम्बी नारायण की जिस किताब का जिक्र किया गया उसमें विक्रम साराभाई की मौत पर पूरा एक चैप्टर था। नाम्बी नारायण ने अपनी किताब में लिखा, उनकी मौत से कई सवाल उठे हैं। अगर उनकी मौत साजिश थी तो पूरी संभावना है कि उसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का हाथ था, नहीं तो उनके जैसे वैज्ञानिक का इस तरह से निधन कैसे हो सकता है। नाम्बी ने अपनी किताब में आगे लिखा, साराभाई अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते थे। एक आदमी जिसने जिंदगी में कभी सिगरेट को छुआ तक नहीं, फिर उसकी ऐसे मौत कैसे हो सकती। ये जानते हुए कि मृतक एक महान वैज्ञानिक थे, उनका अंतिम संस्कार उनके ऑटोप्सी के बिना क्यों कराया गया। नाम्बी नारायण ने अपनी किताब में प्रोफेसर विक्रम साराभाई के निधन को प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री होमी जहांगीर भाभा की मौत के मामले से जोड़कर देखे जाने के लिए कहा था।
नाम्बी नारायण ने लिखा कि 1966 में प्रोफेसर होमी जहांगीर भाभा की मौत भी कुछ इस तरह ही हुई थी। उन्होंने अपनी किताब में पत्रकार ग्रेगरी डगलस की किताब कन्वर्सेशन विद द क्रो का हवाला भी दिया। इस किताब में एक CIA अफसर रॉबर्ट क्रॉली ने कहा था कि होमी जहांगीर भाभा की मौत के पीछे CIA का हाथ हो सकता है। इस किताब में क्रॉली के हवाले से लिखा गया है कि 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद भारत की जीत से अमेरिका बेचैन हो गया था। इस युद्ध के बाद अमेरिका भारत को एक न्यूक्लियर पावर के रूप में विकसित होते देख रहा था। इसे देखकर अमेरिका की चिंताएं बढ़ गई थी। तमाम थ्योरीज में यह दावा किया जाता है कि होमी जहांगीर भाभा की मौत के पीछे भी CIA का हाथ था, लेकिन ये राज प्रोफेसर विक्रम साराभाई, लाल बहादुर शास्त्री की मौत और तमाम मौतों के इस मामले के साथ कहां दफन हो गया, आज तक देश को इसका जवाब नहीं मिल सका। 30 दिसंबर के दिन प्रोफेसर विक्रम साराभाई की मौत के मामले पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हुई है। प्रोफेसर साराभाई की मौत के कई सालों बाद आज भी ये राज नहीं पता चल सका है कि उनकी मौत कैसे हुई। इस मामले को लेकर तमाम कहानियां कही जाती हैं, तमाम बातें जो सुनी जाती हैं, लेकिन सरकार के स्तर पर आज तक इस बात का कोई राज नहीं पता चल सका कि प्रोफेसर साराभाई की मौत हुई तो उसके पीछे का राज क्या था। डॉक्टर विक्रम साराभाई उन चुनिंदा लोगों में से एक है जिन्होंने भारत को एक वैश्विक स्थान दिलाने का सपना देखा था। ये उनकी कोशिशों का नतीजा है कि आज भारत सिर्फ चांद नहीं बल्कि मंगल ग्रह तक पहुंच चुका है। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।